मैं प्रवीण कुमार बैस। और आज जो अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो न्याय की चीज़ें चलती थी वो पूरी आईपीसी और सीआरपीसी के तहत चलती थी, लेकिन अभी 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं। सभी को जानकारी है कि बीएनएस 2023 जो पहले हमारा जो झुकाव था वो दंड की तरफ था, अब पूरी तरह न्याय की तरफ है। तो थोड़ा सा जानते हैं, ये आप टीआई चितरंगी हैं शेषमणि पटेल जी, तो थोड़ा सा ये जानकारी चाहते हैं सर, इसको ले करके आपकी पुलिस प्रशासन कितनी हद तक तैयार हो चुकी है और जनता इसका विरोध भी करने पे कहीं कहीं उतरी है, कहीं कहती है काला कानून है। तो क्या सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं जनता को डरना है कि इसको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, तो सर बताएंगे कुछ? नहीं, जनता को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे ऐसे संज्ञान में नहीं आया कि इसमें इस नए कानून को लेकर जनता कहीं पर विरोध कर रही है। ये जिज्ञासा जरूर है उनके मन में कि अभी क्या परिवर्तन हुआ है। इसके लिए जिज्ञासा को दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन और हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। 1 तारीख को इसी को लेकर सभी मीडिया वालों को और पूरी पब्लिक को और गणमान्य लोगों को को बुलाकर इसके प्रचार प्रसार किया गया था। उसके बाद भी लगातार ये प्रचार प्रसार हमारे जो विवेचक हैं, आरक्षक से लेकर टीआई स्तर तक, हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो इसके का प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। पब्लिक इससे मतलब जागरूक हो रही है, लेकिन उसके मन में शंका जरूर बनी रहती है कि अभी क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा। वो शंका हालांकि निराधार है, तो विरोध का अभी तक तो मेरे पास ऐसा जानकारी नहीं मिली है। अच्छा सर, जैसे कोई नया अपराध कोई आवेदक आता है और अपना आवेदन यहाँ जमा करता है, तो कहीं ना कहीं अभी आपको किताब का सहारा लेना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, किताब का अभी चूंकि हम लोग आईपीसी की जो धाराएं हैं उस पर सब वही रटी हुई हैं। तभी जो नई धाराएं में फिर यदि कोई आता है तो उसको उस धारा में, नई बीएनएस धारा में कौन कौन सी धारा लगती हैं उसको अभी देख के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। जैसे सर अभी हम जानते हैं कि 1 जुलाई से ये हमारा जो नया कानून लागू हुआ है, और ठीक अगर जैसे आपको कोई ऐसा अपराधी मिल जाए या कोई मामले की पुलिस जांच कर रही है और वो जो प्रकरण है 1 जुलाई से पहले का है, तो क्या वो जब वो अपराधी पकड़ा जाएगा या जो मुजरिम है पकड़ा जाएगा तो उस पे आईपीसी के तहत धाराएं लगेंगी या बीएनएस के तहत? अब 1 जुलाई से पहले जो अपराध हुआ है उसकी विवेचना चालू हो गई है। उसमें वही वाला आईपीसी का ही, आईपीसी सीआरपीसी का ही के तहत कार्रवाई होगी। 1 तारीख के बाद से जो कोई 1 तारीख या 1 तारीख से बाद की कोई घटना होती है उसमें नई धारा बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत उसमें विवेचना और कार्रवाई होगी। सर ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं, तो इसमें हालांकि अभी सभी को कहीं ना कहीं ये कानून समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग डरे सहमे तो हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे सर यही इंडियन, उसके साथ में एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट भी जो है, उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं सर? जैसे पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो पुलिस को क्या क्या जरूरी चीजें फॉलो करनी चाहिए? अभी जो नया साक्ष्य अधिनियम आया है उसमें भी परिवर्तन हुआ है। वो प्रक्रिया में है, वो हालांकि पब्लिक से संबंधित वो नहीं है, वो न्यायालय से संबंधित ज्यादातर या पुलिस संबंधित रहता है। तो उसमें पब्लिक को इसमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। पब्लिक को ज्यादा लेने देने से मतलब आईपीसी और बीएनएस से है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं। तो सर अभी मेरे संज्ञान में एक मामला था, जैसे कि किसी अभियुक्त को आप गिरफ्तार कर रहे हैं या पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर रही है, तो उस मामले में सर जो अरेस्ट वारंट की जो प्रक्रिया थी, तो सर सीआरपीसी 41A के तहत थी। जैसे संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, और जो गैर संज्ञेय मामले हैं उसमें पुलिस को किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए जो है अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है, कोर्ट से परमिशन की जरूरत होती है। तो सर क्या इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं आपकी जानकारी में? पहली बात तो गैर असंज्ञेय मामले हैं उसमें तो पुलिस गिरफ्तारी करती ही नहीं है ना, उसमें पुलिस की कार्रवाई होती है। उसमें नया ये हुआ है कि कोई यदि गैर संज्ञेय अपराध अपने थाने पंजीबद्ध होता है तो जो फरियादी है उसको स्पष्ट बताया जाता है कि ये आपका ये मामला गैर संज्ञेय है, इसके लिए आपको न्यायालय में जाके वहाँ पर परिवाद दायर करना पड़ेगा। और हमको 15 दिन के अंदर जितने भी थाने में गैर संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध होते हैं उसकी जानकारी हमको न्यायालय में
प्रस्तुत करना पड़ेगा। सर पब्लिक के लिए सर एक एफआईआर का जो सिस्टम बदला है अभी, जो चेंजिंग हुए हैं कि पहले जैसे अपराध कहीं घटित हो गया जो आपके थाने सर्किल से बाहर आता है और वो व्यक्ति उस थाने में अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए पहुंचता है, तो वहाँ के एसएचओ कह सकते थे पहले कि ये हमारे सर्किल क्षेत्र में नहीं आता तो अपराध पंजीबद्ध यहाँ नहीं होगा, जहाँ की घटना है आप वहाँ के संबंधित थाने में जाएं और अपराध वहीं पे अपना आवेदन करें, अपराध वहीं से पंजीबद्ध होगा। तो सर क्या CCTNS जो सॉफ्टवेयर है जहां से ऑनलाइन मुकदमा पंजीबद्ध होता है, आवेदक का जो आवेदन होता है वहां पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो सर उसमें क्या नई सुविधाएं प्राप्त हुई? अब पहले ये था कि जैसे महिला के संबंधी अपराध होता था तो महिला कहीं भी एफआईआर करा सकती थी, घटनास्थल भले दूसरे जिले का दूसरे थाने का हो तो एफआईआर पहले होता था, पहले भी मतलब ये सिस्टम था। लेकिन अब ये हो गया है कि अब किसी थाने में कोई भी फरियादी एफआईआर कर सकता है, जीरो पर एफआईआर करके। पहले भी सिस्टम था, अभी भी वही सिस्टम है। आप कहीं भी, आप कहने का मतलब आपका ये है कि आप कहीं भी अगर आवेदन करते हैं तो वहाँ के जो एसएचओ हैं वो ऑब्जेक्शन अप नहीं करेंगे कि ये जो है एरिया मेरी सर्किल में नहीं आता, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, अभी जो आवेदन की बात है तो आवेदन में अब नया ये हो गया है कि आवेदन के लिए हमको 14 दिन के अंदर उसमें जांच करनी होगी। 14 दिन में जांच करके हमको जांच के लिए ये एसडीओपी सर या एसडीओपी साहब से ऊपर के अधिकारी से हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। 14 दिन के अंदर जांच में अपराध पाया जाता है तो उनमें हमको प्रकरण पंजीबद्ध करना पड़ेगा। यदि अपराध गैर संज्ञेय पाया जाता है तो हमको गैर संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करनी होगी। यदि नहीं पाया जाता है तो उसका प्रतिवेदन एसडीओपी साहब को भेजा जाएगा कि इसमें कोई अपराध नहीं, मामला नहीं पाया गया है। सर कई लोग कह रहे हैं कि अभी हम जैसे कह रहे थे कि काला कानून और जनता विरोध कर रही, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अब पुलिस का राज चलेगा। तो जैसे जो पहले 353 की धाराएं थी आईपीसी में, अभी धारा 132 हो गई है बीएनएस में, तो जो सजा की अवधि थी वो 3 साल से लेकर 5 साल तक हो गई है। तो सर ये तो हालांकि संज्ञेय अपराध में आता है, क्योंकि आप किसी लोक सेवक को छेड़ते हैं या बलपूर्वक उसको कार्य में बाधा डालते हैं, तो सर क्या इसमें मतलब कि इसका मिस यूज भी हो सकता है या इसको अपराध पंजीबद्ध करना है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो क्या क्या साक्ष्य होने चाहिए एक लोक सेवक के पास? साक्ष्य पहले भी जरूरत पड़ती थी। कोई मारपीट करता है या कोई शासकीय सेवक को उसको आने ड्यूटी है, कोई उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता था तो पहले भी आईपीसी 353, 186 के 332 में अपराध पंजीबद्ध होता था। अब वही नई धाराओं में पंजीबद्ध होगा। ये एक धारा उसमें जो वो है जुर्माना है अथवा दंड की और बढ़ गया है। एक चीज और परिवर्तन हुआ था, एक जो मेन वो हुआ है, पहले क्या थोड़ा मतलब जो लोक सेवक है उसको ज्यादा पावर इसमें दिया गया था। पहले क्या होता था कि कोई आदमी जाके न्यायालय में किसी हमारे खिलाफ या किसी या तो किसी लोक सेवक के खिलाफ जाके डायरेक्ट परिवाद का काम करवा देता था। परिवाद में उसका पक्ष नहीं सुना जाता था। न्यायालय या तो वहाँ पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लेती थी या तो संबंधित थाने को आदेश कर देती थी प्रकरण पंजीबद्ध कर दे। लेकिन अब परिवर्तन ये हो गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि कोई परिवाद दायर करता है तो न्यायालय बिना सुने, उस बिना लोक सेवक के बिना सुने प्रकरण नहीं पंजीबद्ध कर सकती है, उसको भी सुनेगी, संबंधित थाने से भी रिपोर्ट प्राप्त करेगी, तभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। ये कहीं अब जो लोक सेवक हैं अब उनका भी पक्ष न्यायालय सुनेगी पूरी तरीके से, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, न्यायालय भी सुनेगी और संबंधित थाना से जांच रिपोर्ट भी मंगाएगी। अब फिर कंक्लूजन में पहुंचेगी क्या रिपोर्ट है, क्या उसके बयान है, क्या पीड़ित क्या दे रहा है, उसका फिर कंक्लूजन निकालेगी। उसके आधार पर ही वो अब उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दे सकती है तो करेगी। जैसे सर वुमन सेफ्टी लॉ की बात करें जैसे, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारे देश में बिल्कुल नए नए कानून बन भी रहे हैं और संशोधित भी हो रहे हैं। तो यहीं पे कहते हैं कि जैसे आप किसी महिला को शादी का झांसा देते हैं और बाद में उसके साथ फिजिकल रिलेशन आप स्थापित करते हैं, तो सर बाद में वो उस महिला को छोड़ देता है, उसके साथ कोई उसका रिलेशन है, तो सर ये किस प्रकार का अपराध माना जाएगा ये? अब जैसे मान लीजिए कोई अपनी पहचान छुपा कर या शादी के पहचान छुपा करके कोई किसी के साथ महिला संबंध बनाता है तो उसके लिए अब अलग प्रावधान हो गया है। पहले आईपीसी में सभी में 376 में ये प्रकरण जाते थे। अब जो कोई पहचान छुपा के, मतलब पहचान छुपाने से मतलब ये है कि कोई अपनी शादीशुदा है वो अपना छुपा रहा है, उसके लिए एक अलग से धारा का प्रावधान भी इसके अंदर हो गया है। सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जैसे हम जिस विभाग से हम बिलोंग करते हैं तो हम मीडिया डिपार्टमेंट से हैं, तो सर एक व्यक्तिगत अपने भी मीडिया भाइयों की को लेकर के एक सवाल है हमारा कि जो लोग जैसे खबरें चला रहे हैं इस समय,
तो कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप पे खबरों का एक पूरा भंडार भरा पड़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो जरूरी खबर है वो ना एसएचओ के समक्ष पहुंच पा रही है। इन खबरों के भंडार में जो फालतू की भ्रामक खबरें हैं, तो एसएचओ अब इतनी ढेर सारी खबरों को कैसे पढ़ेंगे, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सर, जो खबरें चले या तो वो वेब पोर्टल के माध्यम से चले, या तो प्रिंट मीडिया जो उनके पास है उसमें कौन सा पेज नंबर है और किसने रिपोर्ट किया है, कौन रिपोर्टर है, तो ये सब खबरें सर पेज में ना होकर के आज सीधा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है और सीधा एक पोस्टर बनाकर व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाता है। सर, क्या ये कहाँ तक उचित है और क्या ये गैर कानूनी कहा जा सकता है? बिल्कुल गैरकानूनी। यदि गैरकानूनी तरीके से यदि कोई खबर चलाई जाती है बिना उसका किसी प्रूफ के अथवा साक्ष्य की चलाई जा सकती है, तो बिल्कुल कानून में प्रावधान है, किया जा सकता है कार्रवाई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, यहाँ पे जैसे जितने भी पत्रकार भाई हैं, तो कई लोग ऐसे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं और अपनी गाड़ी पर प्रेस नामक एक शब्द होता है, जो पावरफुल शब्द भी कहा जा सकता है क्योंकि स्वतंत्र प्रभार होता है। उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अगर ये हम लिखवा लेते हैं अगर अपनी गाड़ी पे, तो हमें पुलिस नहीं रोकेगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है और कई ऐसे पत्रकार हैं जो गैर कानूनी धंधों को अपनाए हुए हैं और प्रेस नामक शब्द अपनी गाड़ी पे लिखवा लिए हैं। तो सर, इसके लिए क्या कहेंगे? कैसे आखिर इसका जो है इसको पकड़ा जा सकता है? इन सब कमियों को कैसे दूर करेंगे? अब इस तरह की जो समस्या है, तो ऐसा नहीं है कि पेशा भर में है, पुलिस में भी है। जैसे पुलिस में कोई लिखा लेता है, अपनी प्राइवेट वाहन में लिखा लेता है, पुलिस लिखा लेता है, कोई एक सामान्य आदमी भी गाड़ी में प्रेस लिखवा लेता है। ये दोनों गैर कानूनी है। हमारी प्रॉपर चेकिंग चलती है। चेकिंग में यदि इस तरह से लिखा पाया जाता तो उसका मोटर व्हीकल के और के अंतर्गत उसमें प्रॉपर चालान होता है, जुर्माना होता है। जैसे सर, कोई पत्रकार है, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, तो उसके संस्थान से जिस संस्थान का वो जो है मेंबर है, तो उनके लिए एक लेटर जारी होता है जो सर जिला सूचना अधिकारी के नाम से जारी होता है और संबंधित जितने भी विभाग हैं उनमें एक एक प्रति जमा होती है। तो सर, क्या इस चीज़ की चेकिंग कभी कभार आपकी पुलिस करती है? बिल्कुल करती है, पर अभी तक तो अब मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं है। बाकी इसका प्रावधान तो है। अभियान कभी कभी चलते हैं, इस चीज़ की भी चलते हैं कि कोई गलत तरीके से कोई प्रेस लिखा के अथवा और गलत तरीके से वो कर रहा, तो उसके अभियान चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी सर से काफ़ी देर बातचीत के दौरान जैसे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हुए हैं बीएनएस और बीएनएसएस, सीआरपीसी, आईपीसी को लेकर के, तो ढेर सारी चीज़ें हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा लॉ को समझने की ज़रूरत है। बाकी जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं बिल्कुल हमारे हित में ही बनाए गए हैं।